हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जितने भी सारे फिगर्स हैं सभी को इसी वन शॉट वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, फिगर से और एक्टिविटीज़ से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो यही आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक्टिविटी भी कर लें और साथ में फिगर को भी समझें। तो इसकी एक्टिविटीज़ यानी सभी चैप्टर्स की एक्टिविटीज़ हम पहले ही करा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इसके फिगर्स को समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फिगर 3.1। फिगर 3.1 में ये बताया गया है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक स्टैंड लिया है। फिर क्या किया है, हमने क्लैंप की मदद से हॉरिजॉन्टली एक रॉड यानी जो कंडक्टर है हमारा उसको अटैच्ड कर दिया है स्टैंड से। फिर यहाँ पे हमने लिया है एक बर्नर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये बर्न होगा वैसे वैसे यहाँ का पार्ट हमारा हीट होता जाएगा। और अगर ये कंडक्टर है तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करेगी। तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से फिगर को देखें तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे हमने वैक्स लिया है जिसकी मदद से हमने एक पिन को यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, काफ़ी बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। देखिए, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि हीट फ्लो होगी कंडक्टर में। कैसे, देखिए जैसे जैसे यहाँ पे हीट होती जाएगी तो यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक हीट फ्लो करेगा। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पे जो वैक्स है अगर यहाँ पे इस पोर्शन पे हीट आ गया, ठीक, तो ये क्या होगा, जो वैक्स है ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब जब ये वैक्स मेल्ट हो गया है तो इसके मदद से जो यहाँ पे पिन लगा था वो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यही चीज़ ये बताई गई है कि इस बात का ये सबूत है, वैक्स का ये मेल्ट होना इस बात का सबूत है कि यहाँ से हीट यहाँ तक आई है। वहीं अगर दूसरा मेथड हो इस बात को देखने का, कंफर्म करने का, तो आप यहाँ पे अगर टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर आपको हीट महसूस होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक एंड से दूसरे एंड तक क्या फ्लो कर रही है, हीट। इसका मतलब ये कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे देखिए, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हमने इस फिगर से समझा, यानी कि मेटल्स की थर्मल कंडक्टेंस काफ़ी अच्छी होती है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि सो हीट फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड द वैक्स मेल्टेड एंड पिन फॉल्स डाउन। आई बात समझ में। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हीट फ्लो इन द कंडक्टर। तो ये था हमारा फिगर 3.1। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर 3.2 में हमें बताया गया है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। अब इसको कैसे दिखाया गया है, यहाँ पे हमने एक बैटरी ली हुई है जिसके दोनों टर्मिनल से क्या निकले हैं, वायर निकले हैं। और यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे स्विच लगी है, यहाँ पे बल्ब लगा है और यहाँ पे क्लिप्स हैं। और इन क्लिप्स के बीच में यानी ए और बी के बीच में आपको कुछ ऐसा सैंपल इंसर्ट करना है जो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब है ये क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। वहीं पे अगर आप कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं इसके बीच में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसके बीच में ए के बीच में रबर रखते हैं तो क्या यहाँ से जो बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो इस सर्किट को कंप्लीट कर पाएगा? तो आंसर है नहीं। और अगर इनकम्प्लीट सर्किट है तो जो हमारा ये बल्ब है ये ग्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन बात करें अगर हम कंडक्टर की, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई मेटल ले लिया है, ठीक, लेट्स से कि आप लोगों ने यहाँ पे सिल्वर ले लिया है। तो क्या होगा, सिल्वर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर यहाँ पे सिल्वर प्रेजेंट है तो यहाँ के पॉजिटिव पार्ट से जो करंट फ्लो करता हुआ आएगा वो क्या करेगा, इस मेटल से भी पास कर जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसमें लगातार अब करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब ये कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी और ये जो बल्ब है हमारा वो क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये बातें आपको आज समझ में आई होंगी कि जो ए और बी है इसके बीच में हमें कोई सैंपल अगर इंसर्ट करना होता है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है फिगर 3.2 के बारे में। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटेलिक वायर्स कैरी करंट। ये जो मेटेलिक वायर्स होती हैं इनमें करंट होता है। जैसे आप लोगों ने क्लिप्स देखी ए और बी, उसमें क्या था, जो वायर्स थी
उनको दिखाया गया था, और जो वायर हैं वो करंट कैरी करेंगे, इसी वजह से हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ था। अब जब ये करंट कैरी कर रही हैं तो इससे तो हमें शॉक लग सकता है, तो सेफ्टी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल यानी ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं उसकी कोटिंग चढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वायर में करंट फ्लो करता है तो ऐसा कौन सा सेफ्टी पर्पस हम यूज़ करते हैं ताकि हम शॉक को प्रिवेंट कर सकें, तो आंसर होगा कि उसके ऊपर आप इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर एग्जांपल पीवीसी की कवरिंग चढ़ा देंगे। तो ये था फिगर 3.2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फिगर 3.3 हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, बर्नर है, ठीक है। यहाँ पे फिगर में बताया गया है कि एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल। आप जानते हैं कि जो मेटल होते हैं उनकी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। जैसे जो मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, जो मेटल थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं वो किससे रिएक्ट कर जाते हैं, हमारे हॉट वाटर से। लेकिन ऐसे मेटल जो बिल्कुल ही लिस्ट रिएक्टिव होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ, और उससे भी कम रिएक्टिव वाले किसी भी कंडीशन में जो वाटर है उससे रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड हो गया हमारा, ठीक, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ये सब। लेकिन ऐसा भी मेटल है जो कि स्टीम से रिएक्ट करता है, यानी H2O की गैसियस फेज से रिएक्ट करता है। तो यही इस एक्टिविटी में इस फिगर में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने बर्नर लिया है, यहाँ पे इसका क्या काम है, हीट सप्लाई करना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। यहाँ पे आपने क्या लिया है, एक ग्लास वूल लिया है जिसमें वाटर है, यानी कि जब आप बर्नर से हीट सप्लाई करेंगे तो इसमें का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, एवापोरेट होके इस साइड मूव करने लगेगा। यानी यहाँ पे H2O की गैसियस फेज हमें मिल जाएगी और उसका फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। अब रास्ते में इसको क्या मिला, एक मेटल का सैंपल मिला, और हमें बताया नहीं गया है कि ये किसका सैंपल है, ठीक। तो इसको एक मेटल का सैंपल मिला है, ठीक। तो जब H2O यहाँ से जा रहा है तो ये मेटल के सैंपल में और H2O में क्या हो गया, रिएक्शन होगा। तो फिर क्या है, आप लोगों ने इसको कॉर्क से बंद किया हुआ है, और यहाँ पे आप लोगों ने डिलीवरी ट्यूब से एक गैस है जिसको आप लोगों ने वाटर में पास कराया है, और आप जब टेस्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमको मिल रही है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस एक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस आपको देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये कि ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो क्या है इस फिगर का सार, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब H2O है, ऐसा मेटल है हमारा आयरन, ठीक। ये जो आयरन होता है हमारा, ये थोड़ा लिस्ट रिएक्टिव होता है, तो इसी वजह से ये स्टीम से रिएक्ट करता है, यानी H2O के गैसियस फॉर्म फेज से। ऐसे ही हमारा एल्यूमिनियम भी एग्जांपल हो गया। लेकिन यहाँ पे फिगर में आपको आयरन के केस में समझना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ और एक ऑक्साइड बने लगेगा जिसका नाम है फेरुसोफेरिक ऑक्साइड। नेम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, Fe2O3, यानी इसको हम बोलते हैं फेरुसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ पे ये ऑक्साइड बनेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, जो कि आप लोगों ने इस टेस्ट ट्यूब में देखा। तो आइए अब समझते हैं फिगर 3.3। यहाँ पे क्या है, एज बर्नर हीटेड द ग्लास वूल एंड द वाटर सोक्ड इन इट वेपराइजेज। वाटर जो है वेपराइज हो जाएगा। फिर क्या होगा, H2O जो गैसियस फेज में है पास टू द मेटेलिक सैंपल, इट शो रिएक्शन। मेटल कैन रिएक्ट विथ स्टीम आर, जो मेटल रिएक्ट कर सकते हैं स्टीम के साथ वो हैं हमारे आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक। और आपकी बुक में एल्यूमिनियम और आयरन का क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए फेरस यानी आयरन है हमारे पास, जो कि हमने मेटल का सैंपल लिया था और ये सॉलिड फेज में। अब ये स्टीम के साथ यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप लोगों ने H2O को स्टीम फॉर्म में लिया है। तो यहाँ पे आपकी ऑक्साइड बनेगी फेरुसोफेरिक ऑक्साइड, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। सेम आपको इसके केस में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन रही है और H2O गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस फिगर को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कोई एक्टिविटी को फिगर को एलेबोरेट कीजिए जिसमें हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, तो आप लोगों को ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिगर 3.4,
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सोल्यूशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेटल जो है वो साल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये जो रिएक्शन है आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने जो सोल्यूशन लिया है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, यानी CuSO4 का हमने क्या लिया है, वह है सोल्यूशन लिया है। और यहाँ पे हमने थ्रेड की मदद से एक आयरन की नेल को इसमें डिप किया हुआ है। फिर क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे, यानी आफ्टर ए मोमेंट ऑफ टाइम, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो कलर है किसका, सोल्यूशन का, वो चेंज हो गया। यानी यहाँ पे हमने ब्लू कलर का सोल्यूशन लिया था, लेकिन कुछ समय बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो सल्फेट का, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है और ये किस कलर का होता है, पेल ग्रीन कलर का, या फिर आप कह सकते हैं येलो कलर का, ठीक। और यहाँ पे जो आयरन की नेल थी इसके ऊपर आपको कॉपर की कोटिंग देखने को मिलेगी। तो असल में क्या हुआ कि ये जो कॉपर सल्फेट था ये आयरन के साथ रिएक्शन कर देता है। ये जो आयरन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट से, जिसकी वजह से ये इसी के साल्ट में से इसको रिप्लेस करके बना लेता है आयरन सल्फेट का सोल्यूशन। और साथ में यहाँ पे हमारा कॉपर मिलता है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, ठीक है ना। तो कुछ समय बाद आपको ये देखने को मिलेगा, पहला तो यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया था हमने उसका कलर चेंज हो जाएगा, किससे, ब्लू से पेल ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। और चेंज इन कलर भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का। दूसरा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ये जो आयरन की नेल है इसके ऊपर कॉपर की क्या आ गई है, कोटिंग आ गई है। तो ये दो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझिए। फिगर 3.4 क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आयरन और कॉपर सल्फेट है इन दोनों में रिएक्शन होगा और हमें फेरस सल्फेट मिलता है, जिसकी वजह से सोल्यूशन का कलर पेल ग्रीन आता है। दूसरा, हमें कॉपर की कोटिंग मिलती है आयरन के ऊपर, जिसकी वजह से आयरन का कलर जो होता है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, ब्राउन, ठीक है। फिर क्या है, कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द नेल टू गिव ब्राउन कलर। ये बातें समझ में आई। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट कलर फेड। ये आप इस फिगर से क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कलर फेड क्यों हुआ, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। फिगर 3.7 देखिए, हीटिंग अ सैम्पल सॉल्ट सैम्पल ऑन ए स्पैचुला। यहाँ पे देखिए आप बर्नर लिया है हमने और हमने एक स्पैचुला लिया है जिस पे हमने क्या लिया है, एक सैम्पल लिया है किसका, साल्ट का, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो साल्ट होता है हमारा वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉमन साल्ट की, तो ये क्या होता है हमारा NaCl। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का आयोनिक कंपाउंड है, यानी इसमें Na+ और क्या होता है Cl-, यानी ये आयन की वजह से बना होता है, हमारा आयनिक बॉन्ड होता है इसके बीच में। तो आप जानते हैं कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी हाई होती है। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करेंगे, किसको, साल्ट के सैंपल को, तो आप देखेंगे कि इसमें जो इसकी स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, भले ही उसका कलर दूसरे कलर में चेंज हो जाए, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप साल्ट को ज़्यादा देर तक हीट कर रहे हैं तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसके बीच का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना मजबूत होता है कि ये इतने आसानी से नहीं टूटेगा। तो अगर आप देर तक हीट करेंगे तभी उसमें कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे फिगर 3.7 में देखिए, साल्ट जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, LiCl, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कुछ हमारे आयोनिक साल्ट के एग्जाम्पल हैं। तो आपसे अगर आयोनिक साल्ट के एग्जाम्पल पूछें तो आप इन सब का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है, इनमें से कैल्शियम ऑक्साइड की। ये जहाँ पे ये फिगर दिया गया है उसी के नीचे एक टेबल दिया गया है और उस टेबल से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप टेबल के डाटा को एनालिसिस करना जानते हो तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे हाई किसकी है, कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक। इसका मतलब ये कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स और सॉलिड एंड हार्ड। ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं हमारे वो सॉलिड और हार्ड होते हैं, जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर अप्लाइड। तो जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाइड करेंगे, जैसे पहले बहुत पहले की बात है जब जो साल्ट थे हमारे वो
हमें बड़े बड़े पीसेस में मिलते हैं। जैसे आज आपको साल्ट पाउडर के फॉर्म में मिलता है, लेकिन बहुत पहले अगर आप पूछेंगे तो वो जो साल्ट हैं आपको वो छोटे छोटे पीसेस में मिलते थे, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं कि आपको ये जो साल्ट मिलता था ये इम्प्योर होता था, यानी ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में हमें मिलता था। तो इसको हम कैसे यूज़ में लाते थे, हम इसको क्या करते थे, इस पर प्रेशर अप्लाई करते थे, या फिर आप कह सकते हैं किसी से इस पर चोट करते थे, तो ये छोटे छोटे चीज़ों में टूट जाता था, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता था। उसके बाद ही हम इसको कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर पाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया था कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, और जब आप इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होंगे, छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएंगे। फिगर 3.8 देखिए, टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट सोल्यूशन। अब हम लोगों ने समझा कि ये साल्ट सोल्यूशन एक आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो अब अगर ये आयोनिक कंपाउंड है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट कंडक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे उसी का क्या है, टेस्टिंग है, टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या ली हुई है, बैटरी ली हुई है, यहाँ पे बल्ब है और ये स्विच है। यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोड के फॉर्म में हमने क्या लिया है, ग्रेफाइट का रॉड। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने कंप्लीट सर्किट तैयार किया हुआ है। अब हमें किसकी ज़रूरत है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की जो कि हमें आयंस दे, और अगर आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। तो यहाँ पे हमने साल्ट सोल्यूशन लिया, यानी कि यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड लिया। तो क्या होगा कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ये अपने एक्वा सोल्यूशन में हमें आयंस देते हैं। जैसे बात करें NaCl की तो ये हमें Na+Cl- आयन देगा। बात करें कैल्शियम क्लोराइड की तो ये Ca2+Cl- आयन देगा। बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की तो ये Ca2+ और O2- आयन देगा। तो ठीक है, तो ये हमें आयंस देते हैं, जिसकी वजह से इसमें डिफरेंट हमें आयंस देखने को मिलेंगे। और अगर आयन आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये जो हमने सर्किट तैयार किया हुआ है इसमें से क्या फ़्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और अगर करंट फ्लो करेगा उसको हम कैसे चेक कर रहे हैं, जो ये बल्ब है ये ग्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आयोनिक साल्ट, ये जो एक्टिविटी है, फिगर है हमारा, इसमें बताया गया है कि आयोनिक साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर एंड एक्वस फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। फिर क्या लिखा है, जो सॉलिड साल्ट होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। अब रीज़न आप लोग जानते होंगे कि ये जो सॉलिड साल्ट या फिर आप बात करें ऐसे आयोनिक कंपाउंड की जो अपने सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। रीज़न क्या है कि क्योंकि वो अगर अपने सॉलिड फॉर्म में है तो उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, और वो आयंस नहीं देंगे अपने एक्वा सोल्यूशन में। और अगर आयंस नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपने एक्वस फॉर्म में और मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि ये हमें आयंस देते हैं। आई बात समझ में। ये जो फिगर है हमारा, फिगर 3.11, इसको आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझ के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रोसेस को दिखाई गई है उस प्रोसेस से बहुत बार PYQ पूछा जा चुका है। इसमें ये दिखाया गया है कि ये यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक है, जहाँ पे बीच में यहाँ पे जो पर्सन है ये कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये थर्मिट रिएक्शन को कर रहा है, यानी थर्मिट प्रोसेस को कर रहा है। और इस थर्मिट प्रोसेस का क्या काम होता है कि ये ज्वाइन करता है रेलवे ट्रैक्स को, या फिर जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं, हमारी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, अगर उनमें क्रैक्ड पार्ट होता है जो, यानी उसमें अगर क्रैकिंग हो जाती है तो उनको भी ज्वाइन करता है कौन, हमारे ये थर्मिट प्रोसेस। तो ऐसा क्या होता है थर्मिट प्रोसेस में, आइए समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। ये जो थर्मिट प्रोसेस होता है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, हम लेते हैं आयरन के ऑक्साइड, यानी यहाँ पे क्या कौन सी ऑक्साइड लिया हमने, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, और यहाँ पे हमने लिया है एल्यूमिनियम। अब ये दोनों ही अपने सॉलिड फॉर्म में है, तो इनको हम क्या कराते हैं, मेल्ट कराते हैं, ठीक। तो जब ये मेल्ट होंगे तो आपको यहाँ पे रिएक्शन होता हुआ दिखेगा, और आपको अब जो ऑक्साइड मिलेगा वो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होगी, और यहाँ पे आयरन हमें हमारे लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में जो आयरन मिला है, इसी का इस्तेमाल आप क्रैक्ड मशीन पार्ट या फिर रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में करेंगे। और ये जो प्रोसेस होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, क्यों, क्योंकि इसमें से क्या रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है। तो यहीं पे लिखा गया है कि जो क्रैक्ड मशीन पार्ट होते हैं या फिर रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ये इनको ज्वाइन करने में हेल्प करता है।
ये जो हमारा ये प्रोसेस है थर्मिट प्रोसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। और इसको ये जो रिएक्शन है इसको आपको अच्छे से याद करना है, और ये नेम भी आपको याद रहे कि इसको हम थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले फिगर पे। देखिए फिगर 3.12 है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर है हमारे इस चैप्टर का। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हम ओर एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से, वो हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। यानी अगर हमें उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो, प्योर मेटल को, तो हमें बहुत सी रिफाइनिंग प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो ओर होती हैं वो ज़्यादातर कार्बोनेट या फिर सल्फाइड फॉर्म में मिलती है, और जो कार्बोनेट होती है उसकी प्रोसेस उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारी कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड की ओर होती है उसमें हम क्या कराते हैं, रोस्टिंग। तो इन सब प्रोसेस की मदद से फर्दर हम क्या करते हैं, प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसा ही एक मेथड है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यहाँ पे जो दिखाया गया है हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द electrolyte is a solution of acidified copper sulfate. The anode is impure copper, whereas cathode is a strip of pure copper. On passing electric current, pure copper is deposited on cathode. तो ये पहले आप लोगों ने रीड कर लिया। अब चलिए समझिए क्या बताया गया है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो रही है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैथोड है, और क्या है, एनोड है। ये जो एनोड होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इतनी बातें समझ में आई। फिर यहाँ पे की है, यानी जो सर्किट को कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे हमारा सेल है, बैटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो दो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड, इनमें जो कैथोड होता है ये हमारा क्या होता है, प्योर मेटल का होता है, और यहाँ पे एनोड पे हमारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने लगते हैं, तो जो यहाँ पे एनोड है हमारा, यहाँ का जो इम्प्योरिटीज़ है, यानी जो कॉपर होगा वो टूटने लगेगा कॉपर 2+ आयन में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने लगेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है इसका मूवमेंट आप देख सकते हैं किसकी साइड है, कैथोड की साइड। ठीक है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एनोड से और आएंगे कहाँ पे, कैथोड पे। अब यहाँ पे जो कैथोड है, यहाँ पे हम जानते हैं कि प्योर मेटल जो कि हमारा कॉपर, उसकी स्ट्रिप है। तो यहाँ पे का जो कॉपर होगा, यानी Cu2+, वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता जाएगा, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बनाएगा कॉपर, और यही कॉपर जो है हमारा डिपॉजिट होने लगता है कैथोड पे। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैथोड पे हमें प्योर मेटल मिलेगा, प्योर कॉपर मिलेगा, और एनोड पे से हमारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नीचे इकट्ठा होती जाएंगी, जैसे जैसे यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जाएंगे। अब तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जिस भी मेटल का आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, उस केस में जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो उसी मेटल का होगा। यानी कि अगर आप कॉपर की रिफाइनिंग करा रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसी का सोल्यूशन होगा, यानी कि कॉपर सल्फेट। ठीक, अगर आप सिल्वर की कराते तो वहाँ पे उसी का सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे करके। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आप ले रहे हैं एसिडिफाइड, आपसे रीज़न पूछ सकता है कि क्यों, ये वजह है कि हम एसिडिफाइड सोल्यूशन ले रहे हैं। तो इसकी यही वजह है कि यहाँ पे वाटर है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। तो इसकी कंडक्टेंस को हम बेहतर बना सकें, यानी यहाँ पे अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके, इसी वजह से यहाँ पे हम एसिडिफाइड सोल्यूशन को लेते हैं। तो एसिडिफाइड सोल्यूशन को क्यों लिया जाता है, क्योंकि कंडक्टेंस जो है वो बढ़ सके। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सभी इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो कैथोड पे इकट्ठा होते जाएंगे, और यहाँ पे हमें प्योर मेटल मिलेगा, और यहाँ की जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे इकट्ठा होते जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। तो देखिए क्या लिखा है, प्योर कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन एट एनोड, और इसको हम बोलते हैं एनोड मड। और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो हैं
इनको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के मदद से क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। अब कैथोड जो था हमारा निगेटिवली चार्ज, वो थिकेंड होता जाता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि वहाँ पे जो कॉपर है उसका डिपोजिशन हो रहा है, और जो एनोड है उससे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है अपना, यानी कि उसकी जो स्ट्रिप है वो थिन होती जाएगी। और ये जो रिएक्शन है कुछ इस तरीके से होगा। पहले क्या होगा, हमारा ये जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है ये टूटेगा Cu2+ में और SO4- में। ठीक है, यहाँ पे हमने एसिडिफाइड लिया है। ये जो SO4 है वो सोल्यूशन में ही रह जाएगा, और यहाँ पे Cu2+ हमारा क्या करता है, रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैथोड पे हमारा इलेक्ट्रॉन जब आता है तो यहाँ पे Cu2+ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और कॉपर में चेंज हो जाता है। ठीक, और एनोड पे यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड पे क्या होगा, ये जो Cu है, कॉपर है, ये अपने आयंस देगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता जाएगा। यानी यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एनोड पे हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये था इस फिगर के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा एक्सरसाइज में एक फ़िगर दिया गया है, कलेक्शन ऑफ गैसेस। देखिए हमारी बुक में थ्योरी पार्ट में जितना फिगर था सब हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज में, NCERT एक्सरसाइज में एक फ़िगर दिया गया था, हमने सोचा उसको भी एक्सप्लेन कर दें। देखिए क्या है, यहाँ पे हमने बर्नर लिया है और इसके ऊपर एक स्पैचुला लिया है जिसमें हमारा सल्फ़र पाउडर है, यानी यहाँ पे क्या है, हमारा सल्फ़र है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लिया है, यानी कि यहाँ से जब आप इसको सल्फ़र पाउडर को हीट करेंगे तो इससे जो गैसेस इकट्ठा होती जाएंगी, यानी इसके एशेज़ आप बोल सकते हैं, या फिर जो गैसेस होंगी उसको हम जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है उसमें इकट्ठा करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सल्फ़र का क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा हमें, SO2 गैस। और इसी SO2 गैस को हम क्या कर रहे हैं, इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो S है, यानी सल्फ़र है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का क्या होगा, कंबशन होगा। तो क्या मिलेगा आपको, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये नॉन मेटालिक का ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। और आप जानते हैं जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, यानी ये एसिडिक नेचर के होते हैं। और अगर ये एसिडिक नेचर के हैं तो ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, रेड लिटमस में। इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो लिटमस हम ले रहे हैं वो कौन सा होना चाहिए, वेट लिटमस। जैसे आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में एक एक्टिविटी पढ़ी होगी जिसमें हमने HCl गैस की प्रिपरेशन की थी। उसमें आप लोगों ने देखा था कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ड्राई लिटमस से पास कराते हैं, हाइड्रोक्लोराइड गैस को ड्राई लिटमस से पास कराते हैं, तो वहाँ पे कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। रीज़न ये होता है कि वहाँ पे लॉस ऑफ वाटर, या फिर आप कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ वाटर है, वहाँ पे बिल्कुल भी वाटर नहीं है। तो वहाँ पे जो HCl है वो अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं हो पाएगा, और अगर आयोनाइज नहीं हो रहा है तो आपको H+ आयन नहीं देगा, और अगर H+ आयन नहीं है इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर वो शो नहीं करेगा। इसी वजह से वो जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ली है, यहाँ पे हमने गैस ली है, इसका मतलब ये अपने एक्वस फॉर्म में नहीं है तो ये हमें H+ आयन नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे लिटमस हमने वेट लिया है, इसका मतलब यहाँ पे मॉइस्चर मिल सकता है इससे, और ये हमें क्या दे देगा, H+ आयन दे देगा और एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ड्राई लिटमस में आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं शो करेगा। और यहाँ पे हमने हीट खुद से सप्लाई की थी बर्नर की मदद से, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये हमारी इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आई होप ये सभी फिगर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरीके के वीडियोस हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लिए भी बनाए हैं, आप लोग वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो, ठीक है ना। और एक्टिविटीज़ के वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे अगर आप प्लेलिस्ट को देखें तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।